हर घर की बेटी मासूम होती है, पर दुनिया मासूम नहीं। हमारे आज के स्रोत की ये जो शुरुआती लाइन है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसमें एक तरफ घर की चारदीवारी का सुकून है और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया का एक अनकहा खतरा। और यही तनाव, यही टेंशन आज के हमारी चर्चा के केंद्र में है। ये लाइन एक विरोधाभास पैदा करती है जो आज के कई माता पिता महसूस करते हैं। वो अपने बच्चों को पंख भी देना चाहते हैं और उन्हें तूफान से बचाना भी चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिस सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं वो द साइलेंट ट्रैप, गाइडिंग द वल्नरेबल डॉटर नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं। ये लेख आज की किशोरियों यानी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के सामने जो भावनात्मक चुनौतियां हैं उन पर एक बहुत ही मजबूत और शायद कुछ लोगों को थोड़ा कठोर लगने वाला दृष्टिकोण रखता है। हाँ, कह सकते हैं। हमारा मिशन इस लेख के तर्कों की परतें खोलना है और ये समझना है कि ये खामोश चाल आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और लेखक के अनुसार इससे निकलने का रास्ता क्या है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये लेख समस्या के लिए किसी बाहरी विलेन को, जैसे किसी लड़के या बुरी संगत को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराता। अच्छा। इसके बजाय ये लड़कियों के मन के अंदर झांकता है और उनके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में एक बहुत ही जानी पहचानी भावना को सामने रखता है, अकेलापन। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस लेख का जो मूल तर्क है वो ये है कि आज की किशोरियों के भटकने की सबसे बड़ी वजह उनका अकेलापन है। हाँ, अकेलापन। और लेखक इसके लिए किसी एक चीज को दोष नहीं देता, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की बात करता है। जैसे माता पिता जो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, दोस्त जो अक्सर मतलबी होते हैं, और स्कूल का वो माहौल जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। तो जब हर तरफ से ये एहसास मिलता है कि कोई मुझे नहीं समझता, तो फिर क्या होता है? तब एक वैलिडेशन वैक्यूम पैदा होता है, मतलब मान्यता का खालीपन। बिल्कुल। देखिए, इंसान की, खासकर एक किशोर की, ये एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है कि उसे देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। इसे हम अटैचमेंट या जुड़ाव की जरूरत कहते हैं। जब ये जरूरत परिवार के सुरक्षित माहौल में पूरी नहीं होती, तो मन उसे कहीं और खोजने के लिए बेचैन हो जाता है, और यही लेख इसी बेचैनी को उस खतरनाक रास्ते का पहला कदम बताता है जहां देखभाल यानी केयर की तलाश में लड़कियां अक्सर शोषण का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल। ये एक मजबूत नुक्ता है। तो ये अकेलापन उन्हें एक ऐसी जगह धकेल देता है जहां वे भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होती हैं। और यहीं पर, जैसा कि लेखक बताता है, आज की डिजिटल दुनिया का जाल बिछा हुआ है। हाँ, और वो जाल बहुत चालाकी से बुना गया है। लेखक सोशल मीडिया के डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज कल्चर का जिक्र करता है। ये एक निजी जगह है ना, जहाँ कोई निगरानी नहीं है, और वहाँ कोई अनजान शख्स ठीक वही शब्द कहता है जो वो किशोरी सुनने के लिए तरस रही है। लेखक कुछ खास लाइनों का भी जिक्र करता है जो लगभग एक स्क्रिप्ट की तरह लगती हैं। जैसे, तुम बहुत क्यूट हो, ये सीधी तारीफ है। फिर, तुम्हें कोई समझता नहीं, ये सहानुभूति है जो उसे महसूस कराती है कि आखिरकार किसी ने मेरे दर्द को पहचाना। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली हथियार, मैं हूं ना। मैं हूं ना। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हुक है। ये सुरक्षा, सहारे और बिना शर्त स्वीकृति का एक पूरा पैकेज है। एक किशोर मन जिसका तार्किक हिस्सा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और जो भावनाओं से ज्यादा चलता है, उसके लिए इन शब्दों का असर जादू जैसा होता है। वो तर्क पे सवाल नहीं उठाता। नहीं, वो सिर्फ उस भावना को महसूस करता है कि हाँ, कोई तो है जो मेरे लिए है। तो ये प्यार नहीं, बल्कि लेखक के शब्दों में एक भावनात्मक हेरफेर है, इमोशनल मैनिपुलेशन। यानी भावनाओं का इस्तेमाल करके किसी को नियंत्रित करना। लेकिन ये पंक्तियां इतनी असरदार क्यों होती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि लड़कियां अकेली हैं? अकेलेपन के साथ साथ एक और बात है, ये पंक्तियां उस खालीपन को भरने का एक शॉर्टकट देती हैं। बिल्कुल। देखिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाने में समय लगता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। सही बात। लेकिन जब कोई बाहर से आकर आपको तुरंत वैलिडेट कर देता है, आपको खास महसूस कराता है, तो एक नशे की तरह काम करता है, एक तत्काल संतुष्टि। लेखक का तर्क यही है कि ये जाल इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीधे उस भावनात्मक जरूरत पर निशाना साधता है जो घर और दोस्तों के बीच पूरी नहीं हो रही है। और ये जाल सिर्फ फोन की स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहता, ये असल दुनिया में भी फैलता है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे ये धोखे का रूप ले लेता है। घर पर कोचिंग क्लास का बहाना बनाकर निकलना, लेकिन जाना कहीं और होता है। ये झूठ क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि वो रिश्ता ही गोपनीयता की नींव पर बना है। उसे पता है कि अगर माता पिता को पता चला तो वो इसे मंजूरी नहीं देंगे। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि ये सही नहीं है।
लेकिन उस रिश्ते से मिलने वाली भावनात्मक संतुष्टि इतनी ज्यादा होती है कि वो उस आंतरिक आवाज को दबा देती है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाती कि सामने वाला उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी परवाह नहीं। बिल्कुल। तो बाहर से शायद सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। लेखक इसके कुछ बहुत ही गंभीर आंतरिक परिणामों की सूची देता है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर, उनके आत्मविश्वास और उनकी मानसिक शांति पर कैसे पड़ता है। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले ध्यान बढ़ जाता है। जब आपका पूरा भावनात्मक केंद्र किसी एक व्यक्ति पर टिक जाता है तो पढ़ाई जैसी चीजें वो प्राथमिकता खो देती हैं। दूसरा, आत्मविश्वास का टूटना। ये सुनने में उल्टा लग सकता है क्योंकि रिश्ता तो तारीफों से शुरू हुआ था, लेकिन ये आत्मविश्वास बाहरी मान्यता पर आधारित है जो बहुत नाजुक होता है। जैसे ही उस व्यक्ति का ध्यान हटता है या वो नियंत्रित करने लगता है, आत्मविश्वास बिखर जाता है। और मानसिक तनाव तो इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक तरफ झूठ को छुपाने का तनाव, दूसरी तरफ उस रिश्ते की अनिश्चितता का तनाव, और सबसे बढ़कर परिवार से बढ़ती दूरी का तनाव। वो अपने ही घर में एक अजनबी बन जाती है। इस लेख में एक लाइन है जो दिल पर लगती है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका अंत सिर्फ दर्द होता है। और ये हमें उस दुखद चक्र पर वापस ले आता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। बिल्कुल। जुड़ाव की तलाश में वो एक ऐसे रिश्ते में फंसती है जो उसे और भी अकेला कर देता है। हाँ, क्योंकि वो रिश्ता झूठा और सतही होता है। जी। जिस अकेलेपन से बचने के लिए वो उस रास्ते पर गई थी, अब वो पहले से भी ज्यादा अकेली हो जाती है। ये एक दर्दनाक दुष्चक्र है। बिल्कुल। और यही दुष्चक्र हमें इस लेख के सबसे विवादास्पद और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है। आखिर इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? और यहाँ लेखक का जवाब बहुत साफ और सीधा है। वो लड़कियों को दोषी नहीं मानता, वो सीधे तौर पर माता पिता की ओर उंगली उठाता है। ये पढ़कर मुझे थोड़ा झटका लगा। यह कहना कि बेटियां गलती नहीं करती, गलती माता पिता करते हैं उन्हें समझने में असफल होकर, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। क्या ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? पहली नजर में ये कठोर लग सकता है, लेकिन अगर हम लेखक के तर्क की गहराई में जाएं तो वो दोष से ज्यादा कारण की बात कर रहा है। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट? हाँ, उसका दृष्टिकोण कारण और प्रभाव का है। तर्क ये है कि अगर एक बच्चे की भावनात्मक जरूरतें जैसे ध्यान, समय और मार्गदर्शन घर पर पूरी हो रही होती तो उसे बाहर खोजने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो ये आरोप लगाने के बजाय संवाद और जुड़ाव की कमी को उजागर कर रहा है। लेख में माता पिता की एक खास मानसिकता का भी जिक्र है। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। ये इनकार की भावना कहाँ से आती है? ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है। ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे परिवार में कोई समस्या है या हम एक माता पिता के रूप में कहीं असफल हो रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं है, जरूर बाहर की दुनिया में ही कोई खराबी होगी। और इस इनकार की दीवार के पीछे माता पिता उन छोटे छोटे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं जो साफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे का चुप रहना, फोन में ज्यादा समय बिताना या दोस्तों से अचानक कट जाना। और फिर लेखक एक ऐसा आंकड़ा देता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो दावा करता है कि आज की पीढ़ी की 90% लड़कियां इस भावनात्मक जाल में फंस रही हैं। 90%। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। क्या लेखक ये कहना चाहता है कि ये कोई वैज्ञानिक सर्वे है या ये समस्या की भयावहता बताने के लिए एक अलंकारिक तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इस आंकड़े को शाब्दिक रूप से लेना चाहिए। ये एक सर्वे का नतीजा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली बयान है। इस 90% के आंकड़े का इस्तेमाल करके लेखक इस समस्या को कुछ लड़कियों की कहानी से उठाकर एक पूरी पीढ़ी का संकट बना देता है। वो कह रहा है कि ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक नया नियम बनता जा रहा है। वो चाहता है कि पाठक इस आंकड़े से चौंकें और समस्या की गंभीरता को महसूस करें। और वो तुरंत इस आंकड़े को एक और बात से संतुलित भी करता है। वो कहता है कि ये लड़कियां गलत नहीं, बल्कि अकेली हैं। हाँ। उन्हें समझ नहीं, उन्हें सहारे की जरूरत है। इन दोनों शब्दों गलत और अकेली के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, क्योंकि ये पूरी बातचीत का नजरिया बदल देता है। अगर कोई गलत है तो उसे सजा दी जाती है, उसे सुधारा जाता है। लेकिन अगर कोई अकेला है तो उसे सहारा दिया जाता है, उसे सुना जाता है। इस एक शब्द के बदलाव से लेखक समाधान का रास्ता भी साफ कर देता है। समस्या का हल सजा या डांट नहीं, बल्कि सहानुभूति और जुड़ाव है।
और ये सहारा लेखक के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता दे सकते हैं। और यहीं पर लेख अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो किसी सिस्टम, स्कूल या सरकार से अपील नहीं करता। वो एक बहुत ही सीधी और व्यक्तिगत अपील करता है जो सिर्फ 2 शब्दों में सिमट जाती है। पेरेंट्स वेक अप, यानी माता पिता जाग जाइए। और ये जागना सिर्फ शारीरिक रूप से जागना नहीं है, ये भावनात्मक रूप से जागने, चौकस होने और अपने बच्चों की दुनिया में मौजूद रहने का आह्वान है। लेखक का अंतिम संदेश यही है कि इस समस्या का समाधान किसी बाहरी एजेंसी के पास नहीं है। इसका ताला और चाबी दोनों परिवार के अंदर ही मौजूद है। ये पूरी जिम्मेदारी वापस परिवार पर डाल देता है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने द साइलेंट ट्रैप नाम के लेख के अंशों के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि लेखक आज की किशोरियों के सामने मौजूद भावनात्मक चुनौतियों की जड़ उनके अकेलेपन को मानता है। हाँ, एक ऐसे खालीपन को जिसे भरने के लिए वे खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया इस अकेलेपन को निशाना बनाता है और मैं हूं ना जैसी पंक्तियों का इस्तेमाल करके एक भावनात्मक जाल बुनता है। और ये जाल सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता, बल्कि आत्मविश्वास टूटना, मानसिक तनाव बढ़ना और परिवार से दूरी जैसे गंभीर परिणाम लेकर आता है। और अंत में हमने इस लेख के सबसे मजबूत तर्क को परखा, जो इस समस्या के लिए लड़कियों को नहीं बल्कि माता पिता और उनके बीच संवाद की कमी को जिम्मेदार मानता है। बिल्कुल, लेखक का समाधान किसी बाहरी मदद में नहीं, बल्कि माता पिता के जागने और अपने बच्चों से फिर से जुड़ने में निहित है। यह स्रोत माता पिता को ही समाधान की कुंजी मानता है। तो हम आज की इस बातचीत को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वे खुद सोच सकें। बिल्कुल, लेख माता पिता से जागने का आह्वान करता है, लेकिन 2026 की इस दुनिया में जहां माता पिता खुद अपनी नौकरी, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वहां इस जागने और ध्यान देने का वास्तविक रूप से क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर परिवार को अपने लिए खुद खोजना होगा।